भौतिक स्ट्रक्चर है पूरी, वो हमारी मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड है। जैसे ये फिजिकल मैप दे रखा है, फिजिकल मैप को आप देखेंगे तो इसमें जो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो ही क्या है, इनकी स्ट्रक्चर को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये कलर अपने आप में अलग दिख रहा है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये माउंटेन है ना। इसको मैप पर देखने के लिए हम जो सूचक दिए होते हैं, इंडिकेटर, ये इनसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला माउंटेन हो गया, फिर मैदान हो गया। जितना ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये सब हमारा क्या है, मैदान है। ठीक है, इसी में एक और पठार, जितना ये येलो येलो शेड दिख रहा है आपको, ये सारे क्या हैं, पठार है। ठीक है, नदियां भी आपको इस फिजिकल मैप में बिल्कुल क्लियर दिख रही होंगी। जितनी ब्लू लाइन है वो सब क्या है, नदियां हैं। और जितने भी किनारे वाले भाग है, ये सब क्या है, ये तटीय क्षेत्र है। जिनकी समुद्र के साथ सीमा बनती है, वो सब क्या है, तटीय क्षेत्र है। अब हम जब अपना इंडियन ओशन में पहुंचते हैं तो हमें कुछ आइलैंड भी दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर है, क्या नाम है इसका, लक्षद्वीप। ठीक है, कुछ छोटे छोटे आइलैंड बनाए गए हैं डेल्टाई क्षेत्र में, है ना, उनको देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा इंडिया है उसका विभाजन हम कर देते हैं। इन पर्टिकुलर विभाजन का अलग अलग विश्लेषण करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इनके अंतर्गत आता क्या है ना, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, वो सबसे पहले बात करेंगे पर्वत की। ठीक है, कि पर्वत भारत में कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, कैसे ये बन गए हैं, क्या इनकी विशेषता है। भारत में एक माउंटेन है जिसे हम जानते हैं आरावली के नाम से, जो विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है, सब जानते होंगे, है ना। और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने टाइम में लगभग 11,000 मीटर के आसपास ऊंची थी। उस पर इतना अक्षय अपरदन हुआ कि आज के टाइम में वो औसत रूप से 600 मीटर की ऊंचाई उसकी रह गई है ना, इतना अच्छा अपरदन हुआ। तो एक माउंटेन हमारे पास कैसा, इतना प्राचीन है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक नया माउंटेन है जिसे हम क्या कहते हैं, हिमालय। हिमालय कैसा माउंटेन है, बिल्कुल नवीन माउंटेन है। ठीक है, अब जो जितना पुराना होगा उसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे पुराने माउंटेन में क्या विशेषताएं हो सकती हैं। कोई भी चीज हमारी पृथ्वी पे अगर कोई पुरानी है तो उसमें जो मिलने वाले मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, वो तो उसमें इतना ज़्यादा रूपांतरण नहीं हो पाया है कि उसमें किसी प्रकार का खनिज का डेवलपमेंट हो पाए। उसमें भी वहाँ पर तो मिलता है, जैसे जो भी खनिज इसमें पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, वो पहले क्या थे, एक भूसमिति के अंतर्गत जो अवसाद जमा हुए, उन अवसादों में जो खनिज मिलते हैं जमा होने से, वो वहाँ पर देखने को पाए जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि हिमालय की जो नवीन चट्टानें उनमें मिले तो अभी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक अंतर है। एक तरफ हमारे पास दुनिया की सबसे प्राचीनतम है, तो एक तरफ दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब ये जो नई पर्वत श्रेणी है हिमालय,
इसकी उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत दिए गए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसी को आधार बना के हिमालय की उत्पत्ति और साथ ही पूरी दुनिया में जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं या प्लेटों का विभाजन है या प्लेटें किस तरीके से मूवमेंट करती हैं उन सबका विवरण दिया गया है। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? किसने दी है? क्या कहती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? क्यों अमित कुशवाहा, क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताओ। छिछला हुआ तो प्लेटें टकराई टकराने से अवसाद का सिलिकॉन उसमें से मोड़ तरीके से बड़े विज्ञान से हिमालय और कोई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हमें बताती है वो ये बताती है कि हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसी प्लेटों में विभाजित है, मतलब कई प्लेटों में विभाजित है जिन प्लेटों में क्या होता है? मूवमेंट होता है। कई प्लेटों में विभाजित है जिन प्लेटों में मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट की वजह से हमारे नए महाद्वीप का निर्माण भी होता है और नए पर्वतों का निर्माण भी होता है और नए जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का घसाव भी होता है, यानी कि उसका वो नष्ट भी होता है ना। ये सारी बातें इन्होंने बताई। कैसे? जब आप कभी सभी सिंह की बुक पढ़ते होंगे तो उसमें दिखाया जाता है कि एक तरफ पर्वत बनता हुआ दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ खाई बनती हुई दिखाई दे रही है और तीसरी तरफ वही हिस्सा नीचे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही जो इस थ्योरी में 3 प्रकार की गतियां बताई गई, उन गतियों के आधार पर ही महाद्वीप के ऊपर पर्वतों का, मैदानों का, ज्वालामुखी का, इन सब का निर्माण हो पाया। ठीक है, अब वो 3 गतियां कौन सी होती हैं? एक गति होती है कि जिसमें क्या होती है? प्लेटें आमने सामने की ओर टकराती हैं। दूसरी गति एक दूसरे से दूर चली जाती हैं और तीसरी में एक दूसरे के अगल बगल से खिसक जाती है। ठीक है, इस 3 प्रकार की गतियां बताई थी। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, हिंदी में कहेंगे विनाशात्मक। इसको कहेंगे डाइवर्जेंट, डाइवर्ट हो गई एक दूसरे की तरफ से। और तीसरी कंडीशन को क्या कहते हैं? संरक्षी, एक दूसरे की अगल बगल से खिसक जाना। ठीक है, ये तीनों ही किसी भी प्रकार की भौतिक गतिविधि का जो पृथ्वी के ऊपर हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कल जैसे दिल्ली में भूकंप आया है ना, अखबार में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? या तो ये वाली कंडीशन हुई होगी या ये वाली हुई होगी या हो सकता है ये भी हुई है ना, अभी हमको पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन संभावना दिल्ली वाले क्षेत्र में किसकी होगी? इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन, इन जो ये 3 प्रकार की स्थिति है
इन 3 प्रकार की स्थिति के साथ ही हर विवर्तनिक घटना घटती है। अब इसमें कौन कौन सी घटना किसके साथ घटती है? इसके साथ क्या होगा? पर्वत निर्माण होगा, केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी आएंगे, ठीक है, और क्या आएगा? गहरे भूकंप। ये 3 चीजें इस कंडीशन के साथ होंगी। इसके साथ क्या होगा? नवीन महाद्वीपीय तली का निर्माण होगा। कैसे? क्यों? उस बात तुम बताओ कैसे होगा, बताओ। वो इतनी पीछे क्यों बैठे हुए? हाँ, तीनों पीछे वाले आकर के चल तुम आ, वो चल रहा तुम बताओ मुझे। ये तुम लोग तो लिए हो ना पहले क्लास, बताओ तुम तीनों बताओ कि क्या कैसे होगा महाद्वीपीय तली का निर्माण, कैसे होगा? तुम नहीं थे? तुम तो थे और तुम तो थे। हाँ, अलग अलग जो प्लेटें होंगी तो जो सागर मिलता है उनमें फैलाव होगा और गर्म भी बन सकते हैं, मतलब जो स्पेस को बचेगा। अभी तो एक चीज की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पर एक क्या हुआ? क्रैक पड़ा, चटकन हो गई है ना, दरार पड़ गई, ठीक है। एरिया कितना था इनका? इतना था, इतना था, कोई इतना बड़ा स्थल है, उसमें क्या बीच में दरार पड़ गई। अब क्या हुआ? ये आगे बढ़ गया, ये अपने एरिया से यहाँ निकल गया, और ये वाला भी यहाँ निकल गया, और यहाँ से और यहाँ में क्या हो गया? गैप हो गया। तो इसका एरिया कितना हो गया? बढ़ गया ना। तो क्या हुआ? जो महासागर की तली थी उसमें फैलाव हो गया। और जब ज्योग्राफी में और ज़्यादा आएंगे इसमें तो आपको पता लगेगा कि जब इस तरीके से धरती नीचे से फटती है, फटने के बाद जो मैग्मा निकल के ऊपर को आया है ना, वो मैग्मा क्या करेगा? इधर जमा हो जाएगा, ऊपर को निकल के जाएगा, इधर जमा हो जाएगा और इधर जमा होगा दूसरी तरफ, ठीक है। एक बार जो मैग्मा निकलता है पृथ्वी के भीतर से, वो कैसा होगा? उसका मैग्नेटिक पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, है ना। फिर जब दूसरी बार मैग्नेटिक मैग्मा निकलेगा तो उसका निगेटिव होगा। तो ये जो हमारी पृथ्वी के भीतर बताया जाता है कि पृथ्वी के भीतर ही मैग्नेट काम कर रहा है, तो मैग्नेट जो मैग्मा है वो मैग्नेट उसकी वजह से मैग्नेट जैसा व्यवहार करती है, ठीक है। इस बात को समझो। और देखो दूसरा एक और पॉइंट बताऊं। जब पढ़ते हैं आप लोग भूगोल में, हमारा जो ध्रुव है, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, जो मैग्नेटिक वाले हैं, वो आने वाले टाइम में क्या होंगे? इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, समझ गए? ये अपोजिट हो जाएंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ। वो क्यों होंगे अपोजिट? वो सब ये चीज जिम्मेदार है उसके लिए। कैसे? जो ये मैं बता रहा हूँ, ये मैग्मा की एक लेयर जमा हुई है ना, ऐसे समझो, एक लेयर निकली, पहले एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, चौथी लेयर आई, इतना स्पेस फैल गया। ये ऐसी थी, ये इस तरीके की थी, ये ऐसे है, ये इस तरीके की। आने वाले टाइम में क्या होगा? जब देखो, जब ये वाली थी तो नॉर्थ यहाँ था, जब ये वाली आएगी तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, जब ये वाली लेयर यहाँ आएगी तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा। जितनी बार मैग्मा नीचे से निकल के ऊपर को आएगा उतनी बार हमारा नॉर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम किस वाली कंडीशन में हैं? इस वाली कंडीशन में।
जैसे ही ये कंडीशन का ड्यूरेशन पूरा होगा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ चेंज हो जाएगा। अभी जो नॉर्थ साउथ होता है ना वो साउथ नॉर्थ हो जाएगा। और ये रियलिटी है, इसमें कुछ वो नहीं है, पढ़ेंगे आप तो आगे पता लगेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, तली का निर्माण होगा। और दूसरा क्या होगा, हल्के भूकंप आएंगे। और क्या होगा, दरारी ज्वालामुखी उद्गार होगा। एक मैंने लिखा दरारी और वहां लिखा मैंने केंद्रीय उद्गार। इन दोनों में क्या अंतर है, कौन बताना चाहेगा? एक होता है दरारी, दूसरा होता है केंद्रीय उद्गार का ज्वालामुखी। तो क्या अंतर है इनमें? सर ये प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो केंद्र हो जाएगा वहाँ पे, टकराएंगे तो ऊपर ऊपर और यहाँ पे दरार नहीं, एक दूसरे का फैलाव होता है, इसी दरार पर जाए नीचे। केंद्रीय उद्गार वाले में वोल्केनो किस तरीके का होता है, सबको आकार है। और दरारी वाले में दरारों में से निकलेगा मैग्मा, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। इसमें स्ट्रक्चर बन के निकलेगा, ऐसे पहले बनेगा फिर इसमें से निकलेगा मैग्मा। ये मतलब ठीक है। तो दरारी ज्वालामुखी का उद्गार होगा और गहरे नहीं बनेंगे, हल्के गर्भ। गहरे गर्भ किसमें बनेंगे, ठीक है। ये स्थिति इनके साथ रहती हैं। ये आप अपने माइंड में बता लीजिए कि अगर ये वाली कंडीशन बंद हो रही है, इसको विनाशात्मक कहते हैं, तो ये वाली सब चीजें इसके साथ देखने को मिलेंगी। तो ये वाली कंडीशन हो रही है तो इसके साथ में ये वाली चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये तीसरी कंडीशन ये है, इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भाग समुद्र में है नीचे तो पता लगेगा वो समुद्र के ऊपर आ गया, या कोई भाग ऊपर था नीचे चला गया, है ना। इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। और हाँ, पर्वत निर्माण कौन सा हुआ इसके साथ में, नवीन बलित पराग, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ये सब चीजें बनेगी। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। स्लो हो रहा है, बंद हो गया, इधर को का घूमना, इसे पश्चिम से पूरा घूम रही है, तो इधर को है वो पूरा से पश्चिम को घूम रहा है, उसके कारण से अब रुकता है क्या चीज, सूरज इधर को अंदर का लोग क्या कह रहे हो, ये अर्थ है। अर्थ क्या घूमती है, पश्चिम से पूर्व से पृथ्वी घूम रही है, जो इधर को है उसके अपोजिट चलेगा। जी अपोजिट चलता है तो वो रुक रहा है, तो स्लो हो रहा है क्या ऐसा? हाँ ऐसा है। ऐसा इसलिए है कि हमारा जो ऊपर एक मैग्नेट और है ना, तो क्या कहते हैं, वान एलन विकर्ण बेल्ट इसको कहते हैं। ये क्या है, ऊपर भी एक मैग्नेट है हमारे यहाँ। अब उस मैग्नेट के इम्पैक्ट में आके जब इसका इम्पैक्ट इस वाले अंदर वाले मैग्नेट पर पड़ रहा है तो उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसकी गति बंद हो रही है ना। ये और ये जो ऊपर वाला मैग्नेट है ये किसके इम्पैक्ट में है, ये सन के इम्पैक्ट में। यानी कि जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना इसका मैग्नेट हाई होगा और उतना इसका क्या होगा, ये इसको डाउन करेगा। इसका ये कारण है, ठीक है। जो वान एलन विकर्ण पद्धति वो बेल्ट है ये इस पर इम्पैक्ट डाल देंगे। यही बेल्ट हमारे लिए फायदेमंद भी है और यही बेल्ट नुकसानदायक भी है। नाम सुना है ना इसका, क्या करती है ये, वान एलन विकर्ण बेल्ट क्या करती है,
अगर ये पृथ्वी से हट जाए तो क्या होगा, यहाँ जीवन संभव नहीं होगा। समझिए, जितना भी आपका अल्फा बीटा गामा रेज है उनको एब्जॉर्ब करने का काम ही करती है, ये फंसा लेती है अपने पास। पृथ्वी के मैग्नेट के कारण और दूसरे जो सूर्य का इम्पैक्ट है या मून का इम्पैक्ट है, उन सबके इम्पैक्ट से इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसका सर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हम लोगों के ऊपर या कोई नेगेटिव पॉजिटिव? हाँ, हो सकता है हमारी जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं उनमें चेंज आ जाए। हो सकता है कि पृथ्वी की गति भी थोड़ी बहुत बंद हो जाए, या हो सकता है तेज हो जाए, है ना। तो उस पर जब रिसर्च होगी तो पता लगेगा। सर 2018 में दो चकमा का एक ही अलग अलग सागर में नहीं, एक ही सागर में तो आसानी था। तो उनकी दिशा एक ही क्यों नहीं, दिशा एक ही क्यों रहती है? एक ही महासागर में, एक ही महासागर में थे तो दिशा एक ही थी या अलग अलग थी? अलग 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 दिशा में थी, ऐसा था। कहाँ है थे? 2018 में आसानी अलग सा, एक अलग साइड की तरफ था, दूसरी उसके नीचे नहीं, तो उसमें देखो, उसमें कारण क्या हो सकता है, जो हमारा ITCZ नाम सुना है? ITCZ सुना है? तो अंतरा उष्ण कटिबंध जोन जो होता है, अब ये जोन की क्या होती है, इसकी बैंड चलती है, ऐसे ऊपर उठती है मानसून के टाइम में, है ना। और फिर क्या होती है, ये बैंड ऊपर नीचे भी होती है। तो ऐसा होगा कि एक साइक्लोन इसके ऊपर बैठ के आया होगा, एक ही सागर में होगा, और एक साइक्लोन इस बैंड के नीचे आया होगा। तो जो ऊपर होगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी, जो नीचे आया होगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी। समझ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ क्या होती है? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं? ये घड़ी है तो उल्टा चलेगा, और इसमें ऐसे चलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये हमारा क्या है, दिख रहा है ना, ये वाला लेवल, ये वाला, ये इंडिया दिख रहा है। ITCZ यहाँ रहती है, कहाँ रहती है? 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में रहती है, डोल्ड्रम वाली लाइन, है ना। अब वो क्या होती है, गर्मियों के दिनों में जब मानसून का टाइम होता है तो उठ के यहाँ आ जाती है, यहाँ तक आ गई। तो जो स्थिति यहाँ यानी कि इसके नीचे थी, वो स्थिति अब कहाँ आ जाएगी? यहाँ वाले समुद्र में आ जाएगी। यानी कि पहले यहाँ पर क्या था, क्लॉकवाइज चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। लेकिन अब जब वो ITCZ ऊपर को हो गया तो यहाँ पे कौन सा चलेगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि नीचे वाली कंडीशन आ गई। और ऊपर कौन सा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस कारण से एक ही समुद्र में दो तरीके की भी आ सकते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय पर्वत, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। ये एक ऐसा पर्वत है जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व हो चुका है, यानी ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व हो चुका है। तो इसके अंतर्गत हमारी कई रेंज हैं जो आती है, जैसे आपने सुना होगा नाम काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, नाम सुने हैं। तो ये सब क्या है, हमारा जो हिमालय बनना था उससे पूर्व भी इनका निर्माण हो चुका था, ठीक है। और इनका निर्माण होने के बाद कुछ समय बाद फिर इनके नाम नोट कर लो, वही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। ये 3 नाम नोट कर लो। और
काराकोरम लद्दाख जास्कर के बाद कहीं खत्म हो जाता है तो फिर आता है हमारा हिमालय। हिमालय को हम कितने भागों में विभाजित कर देते हैं? एक महान, लघु, लघु, इसके कई नाम हैं। क्या क्या नाम है? लघु हिमालय के क्या क्या नाम है? मैं 2-3 नाम ले रहा हूँ, मुझे बताना ये नाम किसके? हिमाद्री, लेजर हिमालय, किसके नाम है? उप हिमालय, कुछ तो बोलो। उप हिमालय किसका है? लघु हिमालय का। लेजर हिमालय, मध्य हिमालय, इसके 2 नाम, लेजर हिमालय और लघु हिमालय, और इसका उप हिमालय। ठीक है, तो ये 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भागों का जब निर्माण हुआ, निर्माण किस तरीके से हुआ? दो प्लेटें थी, एक तरफ क्या थी? इंडियन, दूसरी तरफ क्या थी? यूरेशियन। ठीक है, और इन प्लेटों में क्या था? ये दोनों प्लेटें कैसी थी? एक दूसरे की ओर आ रही थी, एक दूसरे की ओर आ रही थी, और दोनों प्लेटें कैसी थी? महाद्वीपीय, महासागरीय? बोलो, तेज बोले करो। महाद्वीपीय, महासागरीय? दोनों महाद्वीपीय प्लेटें थी। अब दोनों प्लेटें एक तरफ को आ रही थी, और इनके बीच में क्या था? 33 सागर जो बताया जाता है। इसमें जो आपका ट्रांस हिमालय बन गया था, उस ट्रांस हिमालय पे जो नदियां बहती थी, इनके द्वारा क्या था? यहाँ पर निक्षेपण किया जा रहा था, है ना? और इसमें मूवमेंट इस तरीके से हो रहा था। तो आने वाले टाइम में क्या हुआ? जो भारी प्लेट थी वो क्या हो गई? नीचे को आ गई, और जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर को उठ गई, और एक सबसे पहले हिमालय का निर्माण हो गया, ग्रेट का। ठीक है, और ये मलबा जो था नीचे को गया, नीचे को जाने के बाद ऊपर को नहीं निकल पाया। क्यों? क्यों नहीं निकल पाया? इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि इसको पानी की मात्रा नहीं मिली। दोनों कैसी प्लेटें हैं? महाद्वीपीय प्लेटें। जहां महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें होंगी वो टकराएंगी, तब देखो उसके किनारे पे कितने वोल्केनो मिलते हैं। मिलते नहीं मिलते हैं? आप उधर पहुंचिए, ये वाला, इस वाले हिस्से में देखिए, इधर देखिए, फिलीपींस में देखिए, तो वहां आपको क्या मिलेंगे? वोल्केनो मिलेंगे देखने को। लेकिन यहाँ नहीं बन पाया क्योंकि उसको जलवाष्प की मात्रा क्या थी? कम थी। जब तक जलवाष्प नहीं मिली तो वो ऊपर तो मैग्मा निकल नहीं पाया बाहर, उसके अंदर ही जमा हो गया। ठीक है, तो पहली स्टेज में ग्रेट हिमालय का निर्माण हो गया, फिर दूसरा झटका लगा तो दूसरा हिमालय बन गया,
लेसर हिमालय, फिर तीसरा झटका लगा तो शिवालिक बन गया। ठीक है, ये 3 झटके अलग अलग लगे और अलग अलग माउंटेन बन गए। अब इस माउंटेन के बनने के बाद इस तरीके से बनेगी। इस माउंटेन के बनने के बाद 1 2 3 ये क्या रह गई, यहाँ पर फिर गर्त जो थी वो फिर भी खाली रह गई। अब उस गर्त में जो हिमालय से नदियां आ रही थी वो और जो इधर से नदियां आ रही थी वो, उन सब ने मिलकर क्या किया, निक्षेपण किया। निक्षेपण करके उसको भर दिया। भरने के बाद आज जिस जगह पर हम रह रहे हैं, ये उत्तर भारत का मैदान, इसका निर्माण कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय और उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, जो बेसिक थोड़ा थोड़ा समझने को आपके लिए है वो वाली बात। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पार्ट है वो, जब एक, ये समझो ये एक चीज है, एक हिमालय बन गया। ठीक है, अब जब दूसरा इसके पास में चिपकेगा जाके तो यहाँ पे ये गैप तो रहेगा ना, यहाँ पर ये इस दीवार के साथ एक दूसरी दीवार लगा तो बीच में गैप नहीं रहेगा। वो जो गैप है वही क्या पार्ट है, उसी को नाम दिया गया है। ठीक है, इस तरीके के 3 पार्ट है, उसके नाम भी नोट कर लेना। मैंने पहले बताया था, पहला है एस ई डी एस, दूसरा है एम सी टी, तीसरा है आपका एम डी टी और चौथा है आपका एच एफ सी। ये 4 प्रकार के फाल्ट यहाँ पर हैं, एच एफ सी या फिर इसको एक और एम एफ टी, ये फाल्ट है। यानी कि जो मैंने बताया कि ट्रांस मान से बना तो सबसे पहला वाला फाल्ट बना। ठीक है, इसका नाम फुल फॉर्म लिख लो उसकी, राइट है ना, सांको तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम। और जो ये किसके बीच में है, इधर है क्या आपका ग्रेटर हिमालय, इधर लेसर हिमालय, ये शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में जो फाल्ट है उसका नाम क्या है, ये सवाल आते हैं, MCT। इसको क्या बोलेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और शिवालिक और ये क्या है, उत्तरी मैदान। इसके और इसके बीच में MFT, ये क्या है, मेन फ्रंटियर थ्रस्ट, या HFC, हिमालयन फ्रंटल फाल्ट। नाम आते हैं, दे देंगे कि मैच करो या निम्न में से कौन सा सही है या गलत है। बना लिया, समझ में आ गया ये हिमालय वाला? क्यों, जो नए तो आज आए नहीं, नहीं तो सब छुट्टी मान लिए। अब इनकी सारे के हिमालय के जितने भी हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं, है ना। जल्दी जल्दी मैं सुना दूंगा आपको, क्योंकि लिखवा चुका हूँ मैं, लिखवाने का मतलब नहीं है, पहले लिखवा चुके हैं, समझ लो। ठीक है, जो आपका महान हिमालय है वो महान हिमालय
कैसा है? आर्कियन सेलों से निर्मित है। आर्कियन सेल एक ऐसी सेल है काफी प्राचीन चट्टान है। जैसे मैंने बताया कि जब नदी निक्षेपण कर रही थी नीचे, उस निक्षेपण में ही फोल्ड पड़ने के कारण क्या हुआ, उसका निर्माण हुआ। तो जो निक्षेपण में जो मटेरियल आ रहा था वो क्या था? वो काफी प्राचीन था, है ना। वो ऊपर को आके माउंटेन के रूप में बदल गया, लेकिन उसकी चट्टानें जो कोर की हैं वो कैसी हैं? पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है। और कोर वाली जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं? इतनी ज्यादा मेटामॉर्फिक हो गई हैं कि उनका जो एक्चुअल रूप है कि वो किस रूप की चट्टान है वो हम पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और इस पे कुछ महान हिमालय का कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा और धौलागिरी, मकालू। इसमें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है हिमालय पे? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2, है ना। दोनों में अंतर है। तो ये माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, मोनालुलु है, गंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है। ये सब क्या है? इसके ऊपर स्थित पर्वत चोटियां हैं। पर्वत और पर्वत चोटियों का अंतर समझते हो? कौन समझता है? ये बताएगा। पर्वत और पर्वत चोटियों में क्या अंतर है? तीन चीजें: पर्वत, पर्वत श्रेणी, पर्वत चोटी। तीनों में क्या अंतर है? माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक। बताओ कौन बताना चाहेगा? तुम? बताओ, हाँ बताओ। क्या हम कैसे अंतर करेंगे? चोटियां से तरीके से देखा जाए तो बहुत तीखी ढाल होती है, इसके चलने के लिए ज्यादा ऊंचाई होगी, लगभग 7-8 हज़ार मीटर। ये आपका क्या है? ये श्रेणी है सर, पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी है ना। उस पर्वत श्रेणी पे कई सारे पर्वत हैं। उन पर्वतों में जो सबसे नुकीली, जो ऊंचाई वाले एक माउंटेन होते हैं छोटे, है ना, जो पर्टिकुलर अपनी पहचान रखते हैं, वो क्या होते हैं? पर्वत चोटियां होती है। ये सब क्या है? ये सब पर्वत है। और इनकी जो ऊपर की नुकीली चीजें हैं ये क्या है? पीक्स है, चोटियां है ना। तो पर्वत पीक जो होती है वो सिंगल होती है। पर्वत जो होता है वो उसका बड़ा धर होता है, कई सारे उसको जुड़े होंगे। रेंज एक साथ कई सारे होंगे पर्वत समानांतर रूप में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसी में, हाँ, कई सारे इसमें जो है दर्रे हैं, पासेस ग्रेट हिमालय पर। कौन कौन से हैं? नाथुला है, जलेफला है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम। जलेफला है बुर्जिल, बुर्जिल है, जोजिला है, किला है, थांगला है, बिकिला है। ये सब क्या है? दर्रे हैं। जो आपका नाथुला और जलेफला है दोनों ही सिक्किम में है। एक चीन के साथ बनाता है और दूसरा तिब्बत के साथ बनाता है, ठीक है। नाथुला चीन के साथ है, जलेफला तिब्बत के साथ। उसके ये भूटान के साथ, भूटान चीन के बीच में। माउंट एवरेस्ट को हम और भी नामों से जानते हैं, और
गौरी शंकर। ठीक है, 3 नाम है, याद रखना। लघु हिमालय, लघु हिमालय की जो खास विशेषता है वो ये है कि ये जो है कई समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है ना। जो हमारा ग्रेट हिमालय वो कैसा है, सीधा एक लाइन में। ये क्या है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, इस तरीके से कई पर्वत श्रेणियां हैं, उनके मिलने से ये बना है। ठीक है, इन श्रेणियों का नाम है पर्टिकुलर, जैसे नाम सुना होगा आपने, धौलाधार, पीर पंचाल और नागटिब्बा, महाभारत, मसूरी श्रेणी। इसमें से जो महाभारत है ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ है, ये नेपाल में। हिमालय के केवल अपने थोड़े ना, ये देखो बीच में नेपाल आ गया ना, तो नेपाल में क्या है, महाभारत रेंज जो है पूरी पूरी किसमें है, नेपाल के अंतर्गत आती है। इसको भी कुछ द्रव्य पाए जाते हैं, जैसे पीर पंजाब और बनिहाल। हाँ, बनिहाल और लद्दाख को पीर पंजाब। ठीक है, और जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं वो सब कहाँ हैं, लघु हिमालय पे हैं। जैसे बताओ पर्यटन क्षेत्र के नाम। शिमला हो गया, है ना, दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये सब कहाँ हैं, सबके सब लघु हिमालय पे। कभी घूमने जाओ तो बता देना दूसरे लोगों को, अब हम लघु हिमालय पे आ रहे हैं। लघु हिमालय का ये ढाल देखो ऐसे, ये ढाल इस तरीके से, ये जो दक्षिणी ढाल है इसका एकदम खड़ा है, और उत्तरी ढाल क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ढाल वाला है। ठीक है, तो ये ढाल इसका एकदम खड़ा होने के कारण क्या हुआ, इस पे पर्वतों पर पौधों का, वनस्पति का निर्माण नहीं हो पाया। वो दिखने में ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे खाली पर्वत दिख रहा हो, जबकि वो कोई भी आप पर्वत देखेंगे तो उस पर आपको वनस्पति का आवरण देखने को मिलेगा। इस पर एक साइड में, इसके दक्षिणी वाले हिस्से में हमें वनस्पति का आवरण देखने को नहीं मिलता है ना। कारण है कि उसका ढाल का खड़ा होना। लघु हिमालय पर चीड़, देवदार, नीला पाइन, ओक, मैग्नोलिया, सदाबहार के वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही बर्च, स्प्रूस, सिल्वर फर, जैसे पौधे भी देखने को मिलते हैं। और ढालों के सहारे पर चारागाह क्षेत्र मिलता है, जिन्हें क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे गुलमर्ग, तानमर्ग, और उत्तराखंड जैसे राज्य में इनको ही क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। उत्तराखंड में इसको बुग्याल और प्यार कहते हैं, बुग्याल और प्यार। हाँ, घास के मैदान को, घाटी को दूध कहते हैं।
अब आते हैं उप हिमालय पर, यानी कि शिवालिक पर। शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है? फिर जो औसत ऊंचाई रह गई थी कितनी कितनी है? ये कितना है? 4500 मीटर। ये कितना है? 2500 मीटर। 2500 ही नहीं, 1500 है। 2500 ही, और इसकी 1500 मीटर। ये 1500 है, ये औसत रूप से 600 मीटर। तो शिवालिक का जब यहाँ पर कोविड आया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जैसे जैसे ऊंचे मकान है तो उस पर खड़े होकर आपको हिमालय पर्वत दिखने लगा था। देखा था? न्यूज़ में आया था। यहाँ से नहीं दिखा? यहाँ ऊंचे मकान है ही नहीं। हमारे यहाँ से दिख जाता है ना, हमारी तरफ से दिखता है, मुरादाबाद से हिमालय दिख जाता है। मतलब ऐसे नहीं दिखेगा। जब कोविड का ड्यूरेशन आया था तो उस समय दिख रहा है। सर मतलब ये यातायात विजुअलिटी बढ़ गई होगी ना। हाँ, दिख रहा था, आराम से दिख जाता है। अगर आप थोड़ा सा और उधर पहुँच जाते हैं काशीपुर की तरफ, उत्तराखंड में, बिल्कुल क्लियर दिखता है। ठीक है, तो उससे क्या, जो बताने का कारण है क्या है, जो हिमालय का जो पार्ट हमें दिखता है, जो नीचे थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, जो पास में है, वो जो पार्ट दिख रहा है वो शिवालिक का पार्ट दिख रहा है ना। क्योंकि लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय तो बहुत दूर है, वो आसानी से दिखता नहीं है। वो तभी दिखेगा जब हम ऊपर चढ़ जाएंगे, हिमालय की तरफ चढ़ेंगे, तब हमें दिखने लगता है ना। तो जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है हमारा शिवालिक का, वो शिवालिक क्या है, पूरी तरीके से परिपक्व पर्वत के रूप में नहीं है। उसमें क्या है, मृदा कटी फटी है। अभी भी हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे कि एकदम से वहाँ पर मिट्टी नीचे उठ खिसक आती है ना, क्योंकि उसमें क्या है, प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ। और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर इसमें पड़ा था वो पड़ा था इस वाले में, लघु हिमालय में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लघु हिमालय में जब इतना दबाव पड़ा था, उस दबाव के कारण इसमें क्या पाए जाते हैं, नेपे पाए जाते हैं। यानी कि जो पर्वत की जैसे जो चट्टान है, ये चट्टानों में लेयर्स हैं, चट्टान के अंदर लेयर्स हैं, ये लेयर्स के दबाव के कारण लेयर्स आगे को भाग के चली गई और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है कि अगर मान लो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, क्रम से है, तो हमें कहीं कहीं पर क्या मिलेगा, 1 नंबर ऊपर मिलेगा, 3 नंबर बीच में मिल जाएगा, 2 नंबर नीचे मिलेगा। इस तरीके की स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि चट्टानों में अत्यधिक दबाव हो गया, जिसमें चट्टानें पलट गई, है ना। और सबसे कम दबाव हमारा लघु हिमालय पर रहा, उस पे शिवालिक पे। शिवालिक वाले क्षेत्र में कड़पाती कड़पाती वन पाए जाते हैं। शिवालिक वाले क्षेत्र में ही जो देहरादून जैसी घाटी और द्वार जैसी घाटी देखने को मिलती है। क्यों नए एडमिशन नहीं हो रहे हैं या अभी क्या, कितने संख्या कैसे कम हो गई? सुबह वाली क्लास में अच्छा, सुबह जो इकोनॉमिक्स की चल रही है, सर किसी की भी क्लास में, हाँ, ये नहीं कि मतलब किसी की भी क्लास में, अच्छा, जो 1 बजे से लगती है उसमें ज़्यादा रहते हैं। हाँ, एक क्लास करेंगे तो ऐसा होगा, कोचिंग होगी वो, है। वैसे भी संख्या कम हो गई, 1 बजे वाले में भी इतने नहीं आते, कम ही आते हैं। यहाँ तो एडमिशन नहीं हो रहा है, ये कोई एग्जाम नहीं आ रहा सर पे, एग्जाम भी नहीं हो, बीएमएससी का एग्जाम भी चल रहा है। बीएड का इंटरेस्ट तो है, कितने हैं ऐसे जो बीए किए हुए हैं आप लोगों में से? बीएससी कौन किया हुआ है कंप्लीट?
इसके बाद बात कर लेते हैं मैदान की। विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन। ये जो हमारा ग्रेट प्लेन है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व और पश्चिम में 2400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसमें एरिया फैला हुआ है। इसकी कहीं कहीं पर लंबाई, चौड़ाई 150 किलोमीटर तक है और कहीं कहीं पर 500 किलोमीटर तक है। जो विशाल मैदान है ऊपर का, उसमें सबसे जो संकरा है वो कहाँ है? पूर्व की ओर, जो आपका असम वाला क्षेत्र है। असम वाले क्षेत्र में सबसे संकरा है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कैसी है? पर्वतों के क्षेत्र में रहने वाली नदी है ना। ऊपर पर्वत है, नीचे नदी है, तो उससे क्या हो गया, फैलाव ज़्यादा नहीं कर पाई वो, और ऊपर से उसका ढाल क्या तीव्र है ना। नदी का चौड़ापन तभी होता है जब उसका ढाल क्या होगा, मंद होगा। वहाँ पे ढाल क्या है, तीव्र है। तीव्र होने की वजह से वहाँ चौड़ा कम है। ठीक है। इस मैदान में जो है कई प्रकार की शिलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे भावर क्या होता है, पहले पढ़ा चुके हैं तो बता ही सकते हो। भावर ये पर्वतीय क्षेत्रों से नदी उतर के आई। इस नदी के उतरने के साथ क्या हुआ, इसने जो कंकड़ पत्थर थे वो यहाँ पे क्या कर दिए, डिपोजिट कर दिए। फिर नदी आगे बढ़ गई। तो ये जो जहाँ इसका डिपोजिशन हो रहा है, ये क्या कहलाता है, भावर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद भावर वाले क्षेत्र में कई विशेषताएं हैं। भावर में जो नदी है वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। वहां पर पता नहीं लगेगी आपको नदी है, ऐसा लगता है कि नदी है ही नहीं, क्योंकि उसके नीचे नदी का जल बह रहा होता है। और इसके बाद जो अगला स्टेप, अगला पॉइंट आता है वो क्या होता है, भावर के बाद क्या आता है, भावर के बाद क्या आता है, पढ़ नहीं रहा है? जहाँ ये नदी फिर से दिखेगी उसे कहते हैं तराई। तो तराई में जब निकलेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, ढाल बिल्कुल ही मंद हो जाएगा। ढाल मंद हो जाने के कारण क्षेत्र कैसा हो जाएगा, थोड़ा दलदली टाइप का हो जाएगा, है ना। उसमें नमी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो तराई होती है। तराई के बाद फिर आगे चलते हैं तो क्या आता है, बांगड़ का मैदान, है ना। फिर आता है बांगड़। फिर होता है खादर। बांगड़ क्या होता है, खादर क्या होता है, दोनों में पर बांगड़ ये लिखवाने की जरूरत है नहीं ना, ये तो हम लिख चुके हो आप लोग, बस समझ लो इसे। बांगड़ क्या होता है, वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पहले कभी बाढ़ का पानी जाता था, वर्तमान समय में बाढ़ का पानी नहीं जा रहा है। तो खादर क्या होता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, वो खादर वाला क्षेत्र होता है। जैसे कोई नदी आप देख रहे हैं,
ये नदी है ना। तो नदी के आप चारों दोनों तरफ देखेंगे, जहाँ नदी बह रही है ऊंचे ऊंचे क्षेत्र होते हैं, देखते हैं, है ना। यही क्या है, बांगड़ है। और इसके बाद बांगड़ के ऊपर तो पानी जाएगा नहीं, लेकिन इसके नीचे पीछे की जमीन है जहाँ पानी पहुंच जाता है, भरा रहता है, वो क्या कहलाता है, एरिया खादर कहलाता है। पंजाब में क्या कहते हैं इस खादर को? हाँ, अभी आ रहा है 4 बजे क्लास। इन दोनों को समझे ना। पंजाब में क्या कहते हैं खादर को? पेट। और बांगड़ की एक कोई खास विशेषता, बांगड़ की कोई खास विशेषता, बांगड़ की कोई खास विशेषता, बांगड़ की जो मिट्टी है उसमें चूना पत्थर और कंकड़ जैसी चीजें देखने मिलती हैं। खादर वाले उपजाऊ होती है, बांगड़ थोड़ी होता है। बांगड़ में लवैये तथा क्षारीय क्षेत्र बन जाते हैं जिन्हें रेहे कहते हैं, रेहे। और खादर में खादर वाले क्षेत्र को बेट कहते हैं पंजाब में। ठीक है, इसके बाद आता है, आगे चलते हैं, वो तो ये भावर खादर तो रास्ते में मिल गया। इसके बाद फिर नदी कहाँ पहुंच जाएगी, डेल्टा क्षेत्र में। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र में कुछ जगह पर ऐसे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ ऊंची ऊंची भूमि पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, ये तो याद कर लिया। और दलदली भूमि को जो गहरी होती है उसको बिल। ठीक है, ये आपका मैदान में इतना कोड बताने का था, तो मेन था। रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में कई चीज़ें एक साथ चलानी पड़ेगी, नहीं तो हो नहीं पाएगा। इसके बाद आपका चलेगा प्रायद्वीपीय पठार। जो नए हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ में आ रहा है, भावर खादर आ रहा है, आ रहा है? इसके बाद आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग। ये यहाँ से लेके पूरा ये नीचे तक का जो हिस्सा है, ये इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो इस प्रायद्वीपीय पठार की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे ये प्राचीन पठारों में से एक है ना। दूसरा, ये पठार कई अन्य पठारों में विभाजित है ना। हर राज्य में अपना अलग अलग पठार है, कई पठारों में विभाजित है। उन पठारों की अपनी पर्टिकुलर विशेषताएं हैं। तो इसकी सामान्य रूप से औसत ऊंचाई कितनी है प्रायद्वीपीय पठार की, 600 से 900 मीटर तक। त्रिभुज के आकार में है, त्रिभुज के आकार में है। कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है। दिल्ली की अरावली पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। अब इसको जो विभाजित करते हैं हम, तो विभाजित करने में हम इसको कई भागों में बांट देते हैं। जैसे राजस्थान में बात करेंगे तो उसको महाभारत पठार के नाम से जानते हैं, और
मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के उपरी भागों में, ठीक है। विंध्याचल का बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो सबसे महत्वपूर्ण है, छोटा नागपुर का पठार इसलिए जाना जाता है खनिजों के लिए। मेघालय विकिर का पठार, महाराष्ट्र का पठार डेक्कन ट्रेल, गढ़वाल गढ़जात की पहाड़ियां, दंडकारण्य कहाँ है? दंडकारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, ये इतने सारे पठारों के विभाजन है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर अलग अलग विशेषताएं हैं जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ। जैसे एक आदमी बता दूँ कि जो मेघालय विकिर का पठार है वो किसका पार्ट है? वो हमारा जो मालवा गैप है, जो हमारा राजमहल पहाड़ियाँ हैं, है ना, उसी का पार्ट है। जहाँ जो अब गारो खासी जयंतियाँ तो रेखमाना पहाड़ियाँ का क्षेत्र भी उसके आसपास में है, ठीक है। और वो जो पठार है वहाँ पर उमज्जन, निमज्जन, संप्रायकरण इन तीनों प्रकार की शिलाकृतियों का प्रारूप देखने को मिलता है। तीनों का नाम जो मैंने लिया उनका अर्थ जानते हैं क्या है? निमज्जन, उमज्जन, संप्रायकरण। नहीं जानते? बताया था, बताइए। अगर कोई लैंड ऐसा है वो नीचे को आ जाए, निमज्जन, ठीक है। कोई लैंड ऊपर को आ जाए, उमज्जन। और संप्रायकरण, कोई प्रकृति ऐसी है और वो ऐसी हो जाए तो वो संप्रायकरण, ठीक है। तीन चीजें होती है। इसके बाद आता है आपका इसी में कि यहाँ पर जो नदी का अफवाह तंत्र विकसित हुआ वो कैसा हुआ है? अरिय। अरिय कैसा होता है? रक्षाकार अलग है, अरिय होता है ये एक केंद्र से नदी जल निकलता है, ठीक है। कुछ मैंने भारत के जलप्रपातों के नाम बताए थे, याद करने के लिए थे। अच्छा, एक थोड़ा सा 2-4 पॉइंट की बात है तो जल्दी से समझिएगा। हमारे देश में 2 प्रकार की नदियाँ हैं। एक तो जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, उनका उद्गम हिमालय पर्वत से है, तो दूसरी प्रायद्वीपीय है। दोनों में क्या बेसिक अंतर है, कोई बता पाएगा? हिमालय की जो परावायनी है और प्रायद्वीपीय वो मैक्सिमम वर्षा आधारित है, ठीक है। एक अंतर और हिमालय नदियाँ हैं
तो एक अंतर है। इसकी हिमालय की हिमालय नदियाँ बाढ़ लाती हैं और प्राकृतिक नदियाँ उनके बाढ़ नहीं बाढ़ जाती। ठीक है। और हिमालय नदियाँ उनके पावर बिजली उत्पादन है वो इतना विकसित नहीं हुआ है, और जो प्राकृतिक नदियाँ उनके बिजली का कटान कम करती है। ठीक है, जो पॉइंट बता रहे हैं वो ठीक है। 2-3 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, सुनिए। पहला तो यही है कि हिमालय की पर्वत से निकलने वाली नदियाँ वो उनकी लंबाई ज़्यादा है, जो प्राकृतिक भारत की उनकी लंबाई छोटी है, कम है। ठीक, हिमालय की नदियों में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और उनमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की संख्या ज़्यादा है और उसमें संख्या भी कम है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बड़े बड़े गार्ज बनाती हैं। गार्ज समझते हैं ना, गार्ज कैनियन। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी हैं? उथली हैं, उसकी घाटी भी उथली है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ विसर्ग बनाती हैं। विसर्ग कितने लोग नहीं जानते? विसर्ग सब समझते हैं? नहीं समझते? जैसे ये नदी आई तो इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम के आती हैं, और हिमालय वाली ऐसी हैं, वो वाली सीधी सीधी चलती हैं ऐसे। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कैसी हैं? अभी नवीन है, बाल्यावस्था में है, और वो प्रौढ़ावस्था में है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती हैं। ठीक है, तो इधर निकलने वाली नदियाँ अनुवर्ती हैं। एक और महत्वपूर्ण, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, और वो छोटे डेल्टा या एस्चुरी बनाती है। ठीक है, physical structure, mountain, plateau, plain.
ठीक है, आज ये 3 टॉपिक आपको पढ़ाने थे। अब इस टॉपिक में से जिसको जो जो पूछना है पूछ ले। नहीं तो मैं पूछूं। हाँ मैडम, वो एक हर से स्टूडेंट आ रहा है उसका ना 44 सी लगा। ठीक है, हाँ कुछ नहीं पूछना, तुम लोग को आता है। अच्छा, टॉपिक का तो हम लोगों को पता लग जाता है ना कि ये पढ़ाया जाएगा, थोड़ा पढ़ के आया है। जो रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन को रिवीजन की तरह से लो। हाँ दूसरा है, अभी तेरा तो 5 मिनट हो गया है। हाँ करवा लो, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा नहीं बता, दामोदर वाला जो छोटा नागपुर का पठार है उसके बारे में बता। छोटा नागपुर का जो पठार है ये हमारे प्राचीनतम पठारों में से एक है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं और इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जितने भी अपने देश में मिलने वाले मिनरल्स हैं वो सब यहाँ पर पाए जाते हैं, केवल किसको छोड़ के, हीरे को छोड़ के, है ना। हीरे को छोड़ के बाकी सब यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये जो चट्टान है इसमें ऐसा क्यों कि हर प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, इसका जो रूपांतरण हुआ है वो कम से कम, जैसे मान लो कि 1,00,000 साल में एक बार रूपांतरण हो रहा है तो इसका कम से कम 10 से 15 बार रूपांतरण हो चुका है। यानी कि अपनी जो मूल स्टेज है इसकी वो उतनी ज़्यादा मेटामॉर्फिक हो गई है कि मूल स्टेज ही खत्म हो गई है। और जितनी बार मेटामॉर्फिक कोई चीज़ हो जाएगी तो उतना क्या होगा, उसमें मिलने वाले खनिजों की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण से चट्टान में ज़्यादातर खनिज आपके देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। और जी तारीख करवा दीजिए आज की। हाँ हाँ आज की तारीख। हाँ
कोयला था तो हीरा क्यों नहीं मिलता? कोयले में हमारे देश में कौन सा वाला कोयला जो मिलता है वो कोयला? बिटुमिनस। और हाई क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड भारत में मिलता है कुछ जगह, है ना। और बिटुमिनस की अगली स्टेज क्या है? बिटुमिनस के बाद ही तो एंथ्रासाइड बनेगा ना। यानी कि हमारे यहाँ तो कोयला जो है इतना परिपक्व नहीं है कि उसमें अभी हीरा मिले। जब उसकी स्टेज आगे की हो जाएगी, 1 लाख साल बाद या 10 लाख साल बाद, तब हीरा ही मिलने लगेगा। तो वहाँ की स्टेशन पहुँचे तो जहाँ ऐसी स्टेज है कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं तो वहाँ पर हीरा मिलता है। तो कोलार माइन मध्य प्रदेश के पन्ना में। इस वाले रेंज में जो छोटा नागपुर है, इसमें डालमा रेंज है। वहां पर आप देखेंगे लावा चट्टानें भी देखने को मिलती है, ठीक है, डालमा रेंज में। और जो इस वाले क्षेत्र में दामोदर नदी, ये कैसी कहाँ बहती है? दामोदर नदी का जलप्रवाह कैसा है? गर्द, यानी कि एक ट्रेंच में बहने वाली नदी इसी क्षेत्र में है। और यहाँ पर ही अपक्षय और अपरदन के कारण लेटराइट मृदा भी पाई जाती है। चायबासा का मैदान भी इसी पर स्थित है। और वो जो चायबासा का मैदान है वो मैदान टर्सरी क्षेत्र का है। और ये कब का है? ये प्राचीनतम आर्कियन युग का है, और आर्कियन और धारवाड़ का है। और चायबासा का मैदान इसी पर टर्सरी युग का है कि वो नवीन है, बाकी सब पुराना है। और इसका ढाल जो है सामान्य तौर पर कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, जिस पर कई प्रकार के कगार भी पाए जाते हैं। कगार समझते हैं? कगार किनारा होता क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल भाषा में क्या है? ये ऐसे वाले जो देखने में खड़े मिलते हैं, खड़े घास, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंट सुन लें। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है? कुचकली फॉल 475 मीटर। दूसरा गहरा पानी। तीसरा जोग फॉल, पहले जोग सबसे ऊंचा था, ठीक है। हॉट स्प्रिंग भारत में कहाँ मिलते हैं? पूंगा वैली जम्मू कश्मीर और मणिकर्ण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा लहसुंदरा गुजरात, सहस्त्रधारा उत्तराखंड और साचू सिक्किम। ये सवाल पूछ लिए जाते हैं।
लिख भी लिया करो थोड़ा थोड़ा, जो उनके लिखे हुए नहीं है। पूर्वा घाटी जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, शेष सहारा, उत्तराखंड, सांची, सिक्किम। ठीक है, इसमें आज इतना ही आपके रिवीजन कराने का मैटर था। कल देखते हैं कौन सा नया टॉपिक आता है, उसके बाद करेंगे। Thank you.